नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का पहला पाठ अहमदनगर का किला पढ़ेंगे। भारत की खोज के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। उन्होंने यह पुस्तक सन 1944 में अहमदनगर के किले में जब वो कैद थे उस दौरान लिखी थी। तो चलिए हम पहला पाठ अहमदनगर का किला पढ़ते हैं। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। यह मेरी यानी जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि ये मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया था। जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि जब मैं इस अहमदनगर की जेल में आया था तो दूज के चांद ने शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था और शुक्ल पक्ष के दूज का चांद निकला हुआ था, उसने हमारा स्वागत किया था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। यानी जब हर महीने शुक्ल पक्ष के दूज का चांद निकलता है तो जवाहरलाल नेहरू को पता लग जाता है कि उनके कारावास का यानी कैद का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर था। सहचर होता है साथ रहने वाला, यानी कैद में मेरे जीवन का ये स्थायी सहचर था। चांद मेरे साथ रह रहा था। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। जवाहरलाल नेहरू के कहने का मतलब है कि चांद को देखकर चांद से मुझे प्रेरणा मिलती थी कि हमें दुखी नहीं होना चाहिए, अंधेरे के बाद उजाला अवश्य होता है। यानी अमावस के दिन चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चांद दिखाई देने लगता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में हमेशा अंधेरा नहीं होता, अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। बागवानी करना होता है बगीचा बनाना, यानी जहाँ जहाँ भी जवाहरलाल नेहरू जिस जेल में भी गए वहाँ उन्होंने बागवानी का कार्य बगीचा बनाया था। और यहाँ भी उन्होंने बगीचा बनाना यानी फूलों की क्यारियां लगाना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी। यानी अहमदनगर के जो किले की मिट्टी थी वो पथरीली थी, खोदने में बहुत ही दिक्कत होती थी और टूटे फूटे अवशेष थे, टूटे फूटे खंडर थे वहाँ। चूंकि यह इतिहास स्थल है, यानी अहमदनगर का किला है वो इतिहास स्थल है, ऐतिहासिक स्थान है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियां देखी गई। दुर्भिसंधियां होता है गलत तरीके से की गई संधियां, यानी अहमदनगर के किले ने कई युद्ध देखे थे और गलत तरीके से की गई संधियां भी देखी थी। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है। अहमियत होता है महत्व। लेखक कहता है कि अहमदनगर के किले का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है और कोई विशेष महत्व भी नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी ने कर दी। यानी जो चांद बीबी नाम की एक महिला थी, इसके पिता का बनवाया हुआ किले पर अकबर ने हमला किया था और इसने हाथ में तलवार उठाकर अकबर की सेना का मुकाबला किया, लेकिन आखिर में चांद बीबी के किसी एक अपने ही आदमी ने चांद बीबी की हत्या कर दी। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों, कुछ इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। यानी जब जवाहरलाल नेहरू बागवानी के लिए खुदाई कर रहे थे तो खुदाई में प्राचीन दीवारों के टूटे फूटे हिस्से, इमारतों के हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, नहीं ज्यादा खुदाई नहीं कर सके, क्योंकि न ही तो जेल के अधिकारियों ने उन्हें इसकी मंजूरी दी और न ही उनके पास अच्छे औजार थे, यानी खुदाई करने के लिए अच्छे औजार भी नहीं थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। कुदाल होता है मिट्टी खोदने का औजार, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने अब वो कुदाल छोड़ दी और कलम उठा ली, यानी लिखना शुरू कर दिया। पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कलम के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। तो जवाहरलाल नेहरू कहता है कि अब तो मैं कैद था और जब तक मैं आजाद नहीं होता तो वर्तमान के बारे में कैसे लिख सकता। नहीं पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता। पैगंबर होता है ईश्वर का दूत, कि ना ही मैं कोई ईश्वर का दूत था कि भविष्य के बारे में पहले ही लिख दूं। बचा रहता है अतीत। अब बचा अतीत यानी बीता हुआ समय, यानी बंद था, कैद में बंद था, तो ना तो वर्तमान के बारे में लिख सकता था और ना ही मैं कोई ईश्वर का दूत था कि भविष्य के बारे में लिख दूं। अब बचा रहा अतीत यानी बीता हुआ समय बचा। पर मैं
उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता, और अतीत के बारे में भी मैं किसी विद्वान की तरह नहीं लिख सकता था। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। और लेखक कहता है कि तो मैं पहले की तरह ही मतलब आज के बारे में और बीती हुई क्रियाकलापों के बारे में संबंध स्थापित करके नहीं तालमेल बैठाकर कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। यानी बीते हुए क्रियाकलापों के साथ संबंध बिठा के लिखना, बीते हुए के साथ वर्तमान का संबंध बैठाकर लिखना एक प्रकार से बोझ की एक सीमा तक राहत दिलाता है। ये बात गेटे ने कही थी। तो अतीत का दबाव क्या होता है, लेखक बताता है। ये अतीत होता है बीता उसमें उसका दबाव। दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। अभिभूत होता है प्रभावित। लेखक कहता है कि दबाव चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन वो किसी भी तरह का हो, करता प्रभावित जरूर करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं से है। यानी जो अतीत का दबाव है कभी कभी दम घोटने वाला होता है, और उन लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही दम घोटने वाला होता है जिनकी पुरानी सभ्यताएं हों। जैसे भारत और चीन की सभ्यताएं बहुत पुरानी हैं। आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूं? ये क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू के मन में पैदा होता है। विरासत होता है जो हमें पूर्वजों के रूप में, पूर्वजों से हमें उत्तराधिकार के रूप में मिले। तो कहता है कि मेरी विरासत क्या है, मुझे उत्तराधिकार के रूप में क्या मिला है? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उनकी पराजयों के दुखद की यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई थी और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है, मैं इसका वारिस हूँ। लेखक के मन में सवाल पैदा होते हैं कि मेरी विरासत क्या, मैं किस चीज का उत्तराधिकारी हूँ? फिर अपने आप ही सोचता है कि जो दसियों हजारों साल पहले जो विजय यानी जो जीत का उल्लास मनाया गया था, जो पराजय से हमें दुख मिला था, या हैरत अंगेज हैरानी में डालने वाले साहसिक कार्य किए थे, क्या मैं उन सब का उत्तराधिकारी हूँ? वारिस होता है उत्तराधिकारी, यानी उन सब चीजों का उत्तराधिकारी हूँ क्या? साथ ही उस सब का भी जिसे पूरा मानव जाति की साझेदारी है, यानी साथ ही मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ क्या जिसमें संपूर्ण मानव जाति का हिस्सा है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई हुई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। यानी हम सब, हमारी सोच है, विचार है, वो एक दूसरे से मिलते हुए हैं और इससे हमारा वर्तमान रूप बना है और आने वाला रूप भी बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हुए हैं। यानी लेखक कहता है कि बीती जो हमें विरासत के रूप में जो विचार मिले उसको और वर्तमान को, दोनों का तालमेल बिठाकर मैं कुछ लिखूं, यही बात लंबे समय से मेरे मन में घर किए हुए हैं। मैं इसी बारे में लिखना चाहता हूं, यानी अतीत का वर्तमान के साथ तालमेल बैठाकर कुछ लिखना चाहता हूं। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। लेखक कहता है कि लेकिन ये विषय बहुत कठिन है और जटिल भी है, ये मुझे भयभीत करता है। मुझे लगता है कि मैं सही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ, यानी कुछ ज्यादा खास नहीं लिख सकता, थोड़ा सा इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो आज हमने ये भारत की खोज का पहला पाठ अहमदनगर का किला पढ़ा और इसका अभ्यास कार्य भी आपको दिया जाएगा। कोई शंका होगी वो गूगल मीट के माध्यम से दूर की जाएगी। धन्यवाद।